दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर है हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर का एग्जाम पैक लेकर आए हैं। एग्जाम पैक एक वो पैक जो आपकी एग्जाम की तैयारी पूरी तरह से करवाता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल सा है कि इस एग्जाम पैक के रास्ते हम क्या कर लेंगे, एक तो सारे क्वेश्चंस कैसे बन के आ सकते हैं वो देख लेंगे, दूसरा कुछ लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने को दूंगा, और साथ ही साथ एक रैपिड रिवीजन सा हो जाएगा आपका इस पूरे चैप्टर का। तो आई होप आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ एग्जाम पैक्स का। कुछ चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीटेड है, कुछ जो चैप्टर्स बचे हुए वो सब्सिक्वेंटली आपको ऐसे ही मिलते जाएंगे, सारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो अगर हम यहां से स्टार्ट करें रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तो पैटर्न क्या रहने वाला है देखो। तो जिस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, कुछ एमसीक्यूज आते हैं, तो स्टार्टिंग में पहले हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा वार्म अप हो इस चैप्टर पर, फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब यहां जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा तो जैसे 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के हिसाब के क्वेश्चंस, तो जैसा आंसर लिखा है जरूरी नहीं कि वैसा का वैसे ही आंसर आए आपके एग्जाम, मतलब आपको वैसा का वैसे ही लिख के आना है या फिर क्वेश्चन वैसा का वैसे आएगा, लेकिन आपको एक क्लैरिटी ये मिल जाएगी कि अच्छा इस तरह से सवाल आ सकता है और ये पॉइंटर्स हमें आंसर में लिखना होंगे। तो यह ऑब्जेक्टिव रहेगा इन एग्जाम पैक्स का, यह ऑब्जेक्टिव रहेगा। आशा करता हूं आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आया। तो शुरू करते हैं कहां से, एमसीक्यूज से। और खेल कुछ ऐसा रहेगा कि इधर स्क्रीन पर सवाल आएगा, आपको आपके मन में जवाब देना है, मन से जुड़ा मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। जब एमसीक्यूज आपके सामने आएंगे तो उन एमसीक्यूज का आंसर आपको उधर से देना है। तीसरी चीज एक और सुन लो पहले, इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के, क्योंकि एग्जाम पैक्स आप उम्मीद करता हूं कि यहां से देखना शुरू करोगे, पहला चैप्टर है तो ज्योग्राफी का एग्जाम 2023 में जो बच्चे देने वाले हैं, आप लोग खास करके सुनो, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है कि कोई बाद में भी देखे, 24, 25 में भी देखे, तो ठीक है, उन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए कि सीबीएसई हर साल कुछ ना कुछ स्टंट करता रहता है। तो जैसे अभी सिलेबस क्या क्या है, उन्होंने कुछ पार्ट डिलीट किए मतलब क्वेश्चन नहीं आना चाहिए तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कब पलट जाएगी दुनिया आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो सैंपल पेपर रिलीज करा है उस सैंपल पेपर में डिलीटेड पार्ट से क्वेश्चन दिया है, ठीक है। फॉर योर रेफरेंस चेक करना आप, सीबीएसई के द्वारा जो सैंपल पेपर रिलीज किया है उसमें एक क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर का, जूट के लोकलाइजेशन के ऊपर, मतलब जूट मिल्स क्यों लोकलाइज्ड है हुगली बेसिन के आसपास, जबकि वो वाला पार्ट डिलीटेड है। तो क्या सीखे कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, मतलब कि अगर वहां पे एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आ गया तो आपके पास में हाथ खड़े करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो स्थिति ये होगी कि आप पढ़ के ही नहीं गए थे, ठीक है। तो एक रेफरेंस तो लेके चलना, एक बार सारा सब कुछ पढ़ना, चाहे डिलीटेड हो चाहे डिलीटेड ना हो, ठीक है। वो बात अलग है कि हम बोर्ड के टाइम पीरियड में थोड़ा उस हिसाब से पढ़ेंगे कि जो डिलीटेड पार्ट है उसको उतना ध्यान नहीं देंगे, लेकिन एक बार जरूर पढ़ना कि इन केस अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसा हेल्पलेस महसूस ना करो वहां पे, ठीक है। तो इन्हीं सारे नोट पर स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज आएंगे, जवाब मन में देते रहना तो वार्म अप हो जाएगा आपका, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस आएंगे। पहला सवाल, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद दिस स्टेटमेंट, ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेट रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन से प्रॉब्लम्स हुई है, इनमें से क्या प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर मेंटेनेंस, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, कुछ इस रूप रंग में क्वेश्चन आएंगे। तो जहां पे आपको क्या करना है, जहां पे बहुत हाईली अटेंटिव रीडिंग पे फोकस करना होगा। तो अब अटेंटिव रीडिंग नहीं है तो ओजोन लेयर सुनते समझ में आता है कि हाँ सर नेगेटिव ही होगा, लेकिन क्या लिखा है, ओजोन लेयर मेंटेनेंस, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये नॉट, करेक्ट, इनकरेक्ट, ये बहरूपीय होते हैं, ठीक है, इन्हें अच्छे से पकड़ना। तो यहां पे नॉट एसोसिएटेड विद दिस स्टेटमेंट अगर बात की जाए कि इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन से ये समस्या होती है, ये समस्या होती है, ये समस्या होती है, ये समस्या थोड़ी ना है, यहां तो मेंटेनेंस हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे नॉट एसोसिएटेड विद स्टेटमेंट में B should be the right answer, समझे। नेक्स्ट, which one of the following statements refer to the sustainable development, इनमें से कौन सा वाक्य जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से एसोसिएटेड है, ये आपको बताइए, ठीक है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेस, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पीपल, डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड कंसीडरिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। What do you guys say? इसमें से आपको क्या लगता है कि क्या राइट आंसर होगा? तो the right answer over here is development without damaging the environment and considering requirements of the future generation. Development without damaging environment and considering requirements of future generation. D is the
राइट आंसर, ठीक है, कि इस तरह से विकास हो कि आज की आपकी नीड पूरी हो रही है, इन्वायरमेंट को किसी तरह से डैमेज नहीं हो रहा है, फ्यूचर जनरेशन की रिक्वायरमेंट्स को कंसीडर किया जा रहा है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा, फ्रॉम विच 5-year प्लान हैज इंडिया मेड कंक्रीटेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग के गोल को अचीव करने के लिए कब से इंडिया ने किस 5-year प्लान के मुताबिक इंडिया ने रिसोर्स प्लानिंग पे फोकस करना शुरू किया था। अगेन आप बोलोगे सर बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन हम इस तरह से आपको प्रैक्टिस करवाते चलने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि कहीं से भी कैसे भी सवाल आए तो आपको पैटर्न समझते आते रहे। अब ये सवाल कहां से, एनसीईआरटी के एक बीच लाइन से, जिसका कोई वो नहीं है उतना बहुत बड़ा सार, लेकिन अब क्योंकि जो बोलते हैं ना कि अटेंटिव रीडिंग जो करेगा उसे समझ में आएगा, तो वहां से आया ये। तो किस 5-year प्लान से इंडिया ने बहुत कंक्रीट एफर्ट्स लेना शुरू कर दिए थे फॉर रिसोर्स प्लानिंग? फर्स्ट 5-year प्लान, ठीक है, फर्स्ट 5-year प्लान, ए इज द राइट आंसर। आया था मन में, ए आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the root cause for resource depletion at global level according to गांधी जी? गांधी जी का स्टेटमेंट, we have sufficient, we have enough for to satisfy our needs but not to satisfy even a single person's greed। उस कंटेक्स्ट में पूरा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस की जो बात होती है, तो चाहे आप आर कॉमन फ्यूचर की बात कर लो, ब्रटलैंड कमीशन की बात कर लो, सब जगह क्या है, गांधी जी के कंजर्वेशन के आइडियाज को रेफरेंस लेके आगे बढ़ा गया सारी चीजें, ठीक है। अब पॉइंट यहां पे है कि गांधी जी ने जो कंजर्वेशन की बात करी है, तो उन्होंने किस चीज को रूट कॉज बताया फॉर द डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस? डिप्लीशन हो रहा तभी कंजर्वेशन की बात करिए। क्या लगता है आपको आंसर क्या होगा? तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, यूज ऑफ रिसोर्सेस, greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology, backward technology। तो यहां पे इन सारे क्वेश्चंस को देखते हुए, इन सारे ऑप्शंस को देखते हुए जो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट लगेगा वो क्या है कि रूट कॉज फॉर द रिसोर्स डिप्लीशन इज ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। ग्रीडी और सेल्फिश नेचर जो है तो वो रूट कॉज बन रहा है, समझ में आया? ग्रीडी और सेल्फिश नेचर जो है वो रूट कॉज बन रहा है। अगला क्वेश्चन, असर्शन दिया है, रिच रिसोर्स इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स। रिच रिसोर्स इन कॉलोनीज वर द असर्शन रीजन की टेक्निक पता है ना हम लोगों को? क्या है असर्शन रीजन की? स्टेप 1 चेक करेंगे कि क्या असर्शन सही है, स्टेप 2 चेक करेंगे कि क्या रीजन सही है, स्टेप 3 कि क्या रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये चेक करेंगे। अगर सारी चीजें सुरताल मिल जाते हैं तो हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो असर्शन दिया है, द रिच रिसोर्स इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शंस फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स। सही बात है, फॉरेन इन्वेडर्स एक्सप्लॉइटेड दीज रिसोर्सेज थ्रू बेटर टेक्नोलॉजीज एंड अर्नड वेल्थ थ्रू दिस ड्रेन, ठीक है। तो वो क्यों अट्रैक्ट हुए थे? ठीक है, वो इसलिए अट्रैक्ट हुए थे क्योंकि यहां पे उनके पास में क्या था, यहां पे उनके पास में रिसोर्सेज थे, और मतलब उन्हें दिख रहा था इंडिया में क्या कि रिसोर्सेज है, इस कारण वो अट्रैक्ट हुए थे, और उनके पास वो टेक्नोलॉजी थी जिससे उन्होंने क्या करा, रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन किया। सो तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ठीक है। तो स्टेप 1 स्टेप 2 तो चेक हो गया। अब क्या आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो यहां पर बिकॉज लगा के देख लिया करो, बिकॉज लगा के देख लिया करो। रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन फॉर फॉरेन इन्वेडर्स बिकॉज फॉरेन इन्वेडर्स एक्सप्लॉइटेड दीज रिसोर्सेज थ्रू बेटर टेक्नोलॉजीज अर्नड वेल्थ थ्रू दिस ड्रेन, ठीक है। तो वो उन्होंने वेल्थ अर्न करी, इसलिए वो मेन अट्रैक्शन था, ठीक है। तो ये इसका वाई का रीजन बन रहा है, तो सही जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, लैंड दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर इज कॉल्ड। लिखो, गट फीलिंग पे एक बताता हूं मैं, देखो मतलब ये हो सकता है वीडियो को आप एग्जाम के 2 दिन पहले भी देख रहे हो कुछ बच्चे, तो आपको एक गट फीलिंग बताता हूं कि एग्जाम में जितने भी सेट्स आएंगे, लैंड यूटिलाइजेशन वाला जो टॉपिक है ना, लैंड यूटिलाइजेशन, उसमें फेलो लैंड, नेट सोन एरिया, कल्चरेबल वेस्ट लैंड और तरह तरह की लैंड के बारे में बताया गया, बैरन लैंड वगैरह, ठीक है। तो वो जो जितना भी लैंड यूटिलाइजेशन का 6-7 सब पॉइंट्स दिए, उनमें से तय है कि एक ना एक क्वेश्चन, मतलब एक ना एक सब टॉपिक जो है किसी ना किसी फॉर्म में शॉर्ट आंसर में आता ही आता है। नेट सोन एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, फेलो लैंड, करंट फेलो लैंड, अदर देन करंट फेलो लैंड, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, कितनी सारी है ना, तो एक ना एक पॉइंट बन के आता ही है क्वेश्चन में, ठीक है। अब उसी चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, सर हमारी प्री बोर्ड में आया, हमारे टेस्ट में आया ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब क्वेश्चन यहां ये है कि लैंड दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, 5 साल से ज्यादा जिसको खाली छोड़ दिया गया, तो वो लैंड क्या कहलाएगी? कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ठीक है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड कहलाती है वो। बी इज दी
राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ, समझ में आया ना? तो पैस्चर लैंड नहीं होगी, बैरन लैंड नहीं होगी, करंट फैलो नहीं होगी, ठीक, वो क्या होगी? कल्चरेबल वेस्ट लैंड होगी, जो 5 साल से ज्यादा खाली छोड़ दी गई हो। अगला सवाल, व्हाट इज अरेंजमेंट ऑफ सॉइल इन डिफरेंट लेयर ऑफ होराइजंस नोन एज? सॉइल एक के ऊपर एक परत जो जमी रहती है, तो वो डिफरेंट होराइजंस में जो सॉइल का अरेंजमेंट है, सॉइल लेयर का, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सॉइल प्रोफाइल। उसे हम क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। तो सॉइल प्रोफाइल, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो ऑप्शन सारे पढ़ा करो, ऑप्शंस बिना पढ़े, एक और मूल मंत्र लेते जाओ, जब तक सारे ऑप्शंस ना पढ़ो आंसर सेलेक्ट मत करना, ठीक है? जब तक सारे ऑप्शंस ना पढ़ो, तुम्हें अगर पहला ऑप्शन पढ़ते ही सही आंसर लग रहा है तो भी अपने मन पे काबू रखना, जब तक 3 नीचे के ऑप्शन ना पढ़ो सेलेक्ट मत करना, ठीक है? ये हो गया। अगली चीज, which of the following soil are more common in Piedmont plains such as द्वार, चाओस एंड तराई, ठीक है? तो द्वार, चाओ, तराई, ये जो रीजन है ये क्या है? तो माउंटेन्स की जो फुटहिल्स रहती है, तो जैसे आप कंट्री में देखोगे तो द्वार, चाओ, तराई, इस तरह से जो हिमालय शिवालिक की फुटहिल्स है वहां पे, तो वहां पे बेसिकली कौन सी सॉइल पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज कॉमन ओवर देयर? कौन सी सॉइल वहां पे मोस्ट कॉमनली पाई जाती है? तो एलुवियल सॉइल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एलुवियल सॉइल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉइल डेवलप ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड इवापोरेशन? टेम्परेचर बहुत भयंकर है, इवापोरेशन ज्यादा होता है, सॉइल पार्टिकल्स टूट जाएंगे, सैंडी सलाइन टेक्सचर होगा, ठीक है? कौन सी सॉइल होगी यहाँ पे? तो यहाँ पे जो सॉइल होगी आपकी वो होने वाली है आपकी एरिड सॉइल। तो ए, एरिड सॉइल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ठीक है, प्लोइंग अलोंग द काउंटर लाइंस टू डेसिलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप इज कॉल्ड। मतलब कि आप खेती कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि यू आर फ्लोइंग, ठीक है, यू आर फ्लोइंग अलोंग द, क्या था? यू आर फ्लोइंग अलोंग द काउंटर लाइंस। काउंटर लाइंस मतलब क्या होता है? देखो काउंटर लाइंस मतलब एक तरह से कि यू आर फ्लोइंग अगेंस्ट द स्लोप, या फिर ये जो, जैसे इसको 3D इमेजिन करो कि ये ऐसी लाइन अगर हम बनाए पूरा सर्कल काट के, ठीक है, तो ये कॉन्टोर लाइंस होती है पहाड़ की, ये पहाड़ की कॉन्टोर लाइंस होती है। तो इन पहाड़ की कॉन्टोर लाइंस के क्या कर रहे हैं आप? इन पहाड़ की कॉन्टोर लाइंस के साथ साथ फ्लो कर रहे हैं, ट्रैक्टर आप ऐसा चला रहे हैं, ठीक है, ताकि ऊपर से जो पानी बह के आता है तो क्रॉप्स ऐसी परपेंडिकुलर रहेगी, तो दैट विल डिसलरेट द फ्लो ऑफ वाटर, सॉइल, ये सारी चीजें, ठीक है? तो ये इस तरह से जब फ्लोइंग की जाती है, इस तरह से जब क्या किया जाता है? ट्रैक्टर चलाया जाता है, खेत जोता जाता है, वो क्या कहलाता है? तो सॉइल इरोजन। उसके बाद में कह सकते हैं कि हिली एरियाज में इस तरह से सॉइल कंजर्वेशन के लिए इस फार्मिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? कॉन्टोर फ्लोइंग, ठीक है? कॉन्टोर फ्लोइंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ही आएगा। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम किस पर चल रहे हैं? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 2022 में जो एग्जाम देने वाले, 23 में जो एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स ने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि आपको 2 नंबर के क्वेश्चन भी आना है। अब यहां क्या देखना है हमें कि जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी किस चीज की? उसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी कि जो डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। और यही आप लोगों को शायद दिक्कत भी आती है कि बड़े आंसर तो लिख लेते हैं लेकिन छोटे को प्रिसाइज में लिखने में बड़ी दिक्कत जाती है कि क्या लिखे। तो किस तरह से क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं वो मैं आपको बताते चल रहा हूं यहां पे। जैसे रिसोर्सेस, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ गया डिफाइन रिसोर्सेज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसोर्सेज। तो चैप्टर जब आप, बहुत सारे बच्चे क्लास 10th में आते हैं, क्लास 10th में आने के बाद पहला चैप्टर या तो पावर शेयरिंग पढ़ते हैं, ये चैप्टर पढ़ते हैं, और पहले चैप्टर में भी शुरुआत में ही आपको एक डेफिनेशन मिलती है रिसोर्स की, जिसमें 3 शब्द आते हैं, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो वो शब्द जो है, वो शब्द हर बच्चे के लिए नॉस्टैल्जिक होते हैं, और वही एग्जाम में आ जाते तो ऐसा लगता है कि हाँ 10th का सार सफल हो गया, है कि नहीं। तो वो यहां पे भी दिया गया कि रिसोर्सेज से आपको क्या समझ में आता है। तो रिसोर्सेज से क्या समझ में आता है? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। हर वो चीज जो हमारी इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, जो आपको टेक्नोलॉजी का, जो आपकी नीड सेटिस्फाई कर रही है, जिससे आप टेक्नोलॉजी की मदद से एक्सेस कर पा रहे हैं, जो कि इकोनॉमिकली फीजिबल है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उसका एक्सट्रैक्शन आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, और सोसाइटी इन जनरल उसे एक्सेप्ट कर रही है किस तरह से, कल्चर जो उसे एक्सेप्ट कर रहा है रिसोर्स की तरह से, तो वो रिसोर्स कहलाता है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक।
अब देखो, काम की बात सुनो, यहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज वाला टॉपिक एलिमिनेटेड है, ठीक है, बधाई हो। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज वाला टॉपिक जैसे अगर आप देखेंगे तो एक पार्ट जो है वहां पे एलिमिनेटेड है, ठीक। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो, अगर आ गया तो कंफ्यूजन ऐसा है ना कि कहीं एनसीईआरटी बोल रहा है कि एलिमिनेटेड है, सीबीएसई बोल रहा है नहीं एलिमिनेटेड है, तो वैसा भी कंफ्यूजन है कहीं कहीं, ठीक है। तो यहां पे इन सारे कंफ्यूजन से ऊपर आने का मैं आपको एक सीधा तरीका बता रहा हूं कि एक बार रेफरेंस लेके चलना कि आपको पता सारा सब कुछ है कि चैप्टर में था क्या क्या, और इसी चीज को कंसीडर करते हुए मैंने पढ़ाया, चैप्टर पूरा पूरा है आपको, इसी चीज को कंसीडर करते हुए मैंने आपको पूरा पूरा चैप्टर पढ़ाया है, ठीक है। और देखो मुझे भी कोई मजा नहीं आ रहा आपको ज्यादा पढ़ाने में, पॉइंट ये है ना कि कब कहां कौन कैसे पलट जाए भरोसा नहीं, क्योंकि सैंपल पेपर में क्वेश्चन आए इस तरह से। तो मैं आपको एक टिप देते चल रहा हूं, टिप ये है कि क्लासिफिकेशन वाला जो पार्ट रहता है, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की बात आ गई तो रॉ मटेरियल के बेसिस पर, ओनरशिप के बेसिस पर, ऐसे वो क्लासिफिकेशन इंडस्ट्री का भी है, क्लासिफिकेशन जैसे आप देख रहे हैं रिसोर्सेज का भी है। तो ज्योग्राफी से पता है ये एक फेवरेट एरिया रहता है कुछ एग्जामिनर का क्वेश्चन बनाने के लिए, क्लासिफिकेशन वाला। तो क्लासिफिकेशन पे तो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी तेज लगती है हमेशा, ठीक। तो क्लासिफिकेशन वाला जितना भी है ना, जैसे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन में जो भी है, तो उसमें बायोटिक, अबायोटिक, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, इंडिविजुअल, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी ओन रिसोर्स, नेशनल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, तो वो क्लासिफिकेशन ध्यान रखना। अब जैसे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में रिसोर्सेज हैं, पोटेंशियल है, डेवलप्ड है, स्टॉक है, रिजर्व्स है कि नहीं है, तो उनका वो कीवर्ड ध्यान रखना कि अगर इनकेस, ठीक है, बहुत बुरी किस्मत है, एकदम घर से ऐसे निकल के बिना पूजा पाठ करे और उस दिन वही क्वेश्चन आ गया जो पढ़ के नहीं गए, तो उसने एक रेफरेंस जरूर लेके चलना, ठीक है। स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक रिसोर्स कौन से होते हैं, तो सिमिलरली ऑल अदर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी आस्क्ड, तो दूसरे क्लासिफिकेशन भी ध्यान रखना। स्टॉक की अगर बात करें तो स्टॉक इज द रिसोर्सेज, स्टॉक इज द रिसोर्स फॉर विच वी हैव पोटेंशियल, नहीं, स्टॉक इज द रिसोर्स which have potential to satisfy our needs, but presently we don't have any technology to extract them. For example, water consists of hydrogen and oxygen. Hydrogen is considered as one of the source of energy, but we don't have the technology to extract energy from it on mass level, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिंपल सटीक आपने डेफिनेशन दे दी कि स्टॉक से आपको समझ में क्या आता है। स्टॉक मतलब वो रिसोर्स है जिनके अंदर हमारी नीड को सेटिस्फाई करने की पोटेंशियल तो है, लेकिन हमारे पास में टेक्नोलॉजिकल नो हाउ नहीं है। जैसे एग्जांपल में आप ये वाटर और हाइड्रोजन वाला लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज रहेगी, ध्यान रहेगी। तो इसके बाद में इसे और देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भाई साहब सुनो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओवरलैप हो रहा है बहुत ज्यादा, इकोनॉमिक्स में भी है, ज्योग्राफी में भी है, और किसी में भी नहीं है तो भी इन जनरल पूछा जा सकता है। ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो ज्योग्राफी में, एनवायरमेंट में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो पता होना ही चाहिए। इसकी डेफिनेशन सिंपल है, रट लेना, यहां पे लिख लेना चाहो तो क्या, कि इट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, ठीक है। और अपने शब्दों में लिखना चाहो लिख सकते हो क्या, कि डेवलपमेंट इस तरह से होना चाहिए दैट आवर प्रेजेंट नीड्स आर सेटिस्फाइड एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दो ही एस्पेक्ट है, आज मेरी जितनी भी जरूरतें हैं वो पूरी हो रही हो, और आगे आने वाले समय में मेरी फ्यूचर जनरेशन की सारी जरूरतें पूरी हो, उसके लिए रिसोर्सेज बच जाए, दैट्स इट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इतना ही ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, एजेंडा 21। एजेंडा 21 एक फेवरेट क्वेश्चन रहा है, बच्चे पूछते हैं सर पीवाईक्यूज कैसे करें। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जब मैं पढ़ाता हूं, चाहे वो चैप्टर एक्सप्लेनेशन की बात हो, चाहे वो जैसे एग्जाम पैक हो गया, तो जहां बहुत ज्यादा फोकस देते हो ना बार बार, वो क्या होते हैं, वो सारे पीवाईक्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो अब आपको क्वेश्चन तो रटे हुए नहीं रह सकते, लेकिन आपको वो टॉपिक रटा हुआ रह जाता है, वो टॉपिक रटा हुआ रह जाता है। जैसे कि टॉपिक कैसे रटा हुआ रह जाता है कि यार ये टॉपिक, जो इस टॉपिक से कंटिन्यूसली 5 साल से मैं देख रहा हूं सवाल आ ही रहे हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक रटे हुए रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल की बात कर रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया की, तो नेशनलिज्म इंडिया से वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला जो टॉपिक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला जो टॉपिक है वो रटा हुआ है। कैसे कि यार हर बार शब्द बदल के सवाल बहरूपिया बन के आता है, लेकिन सवाल आता है वहां से, ठीक है, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग को स्ट्रेंथन किया। समझ रहे हो मेरी बात को? वही चीज रहता है यहाँ पे। तो एजेंडा 21 की अगर हम बात करें तो एजेंडा 21 भी कुछ उसी तरह से है कि अलग अलग कंटेक्स्ट में छोटा बड़ा, ठीक है, मीडियम साइज, हर तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एजेंडा 21 क्या है? तो एजेंडा 21 इट इज अ डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992
at the United Nations Conference on Environment and Development UNCED, ठीक है। तो एजेंडा 21 में क्या है, एक डिक्लेरेशन जो कि साइन किया गया था, एक डिक्लेरेशन साइन किया गया था विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो, ठीक है। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई कहां हुई, रियो डी जेनेरियो में, और इसी को अर्थ समिट कहा जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। इट एम्स एट, अब इसका ऑब्जेक्टिव हो गया, तो एजेंडा 21 का ऑब्जेक्टिव क्या है, इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू कॉम्बैटिंग इन्वायरमेंटल डैमेजेस, पॉवर्टी, डिसीजेस बाय ग्लोबल कोऑपरेशन। ग्लोबल कोऑपरेशन की मदद से इन सारी चीजों में बदलाव, या फिर कह सकते हैं इन सारी चीजों में इन सारी चीजों को टैकल करने के लिए एजेंडा 21 आउटकम की तरह निकल के आया था अर्थ समिट का। सिंपल है। तो आप अपने शब्दों में बिल्कुल लिखना, मैंने आपको क्रक्स दे दिया कि क्या एजेंडा 21 की कहानी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। कल्चरल वेस्टलैंड, अभी आपने देखा एमसीक्यू में भी कि वो जमीन जो 5 साल से ज्यादा खाली छोड़ी गई हो, ठीक है। तो लैंड नॉट कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द लास्ट 5 years और मोर इन सक्सेशन इंक्लूडिंग द करंट ईयर फ्रॉम द फॉर सम रीजन और अदर इज नोन एज कल्चरेबल वेस्टलैंड। तो कल्चरेबल वेस्टलैंड मतलब क्या है कि वो जमीन जो किसी भी कारणों से इस साल को मिला के 5 साल तक कंटिन्यूसली अगर जिस पे खेती नहीं की जा रही हो, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड वाला केस है उसके साथ, ठीक है। खेती ऐसा नहीं कि खेती करने जाओगे तो जमीन बना बोल देगी कि हम कुछ नहीं देंगे तुम्हें, खेती हो सकती है लेकिन उसे खाली छोड़ा जा रहा है। अब हाईवे के बाजू में कोई प्लॉट है तो किसान सोच रहा है कि इसकी कीमत बढ़ेगी तब बेच दूंगा, लेकिन वो खेती वेती नहीं करता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो कल्चरेबल वेस्टलैंड की कैटेगरी में आएगा। समझ में आया। नेट सोन एरिया, हाँ जी, नेट सोन एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, कंफ्यूजन है। तो सॉल्यूशन में बताता हूं आपको। नेट और ग्रॉस का चैप्टर में मैंने इसीलिए बहुत अच्छे से समझाया भी था। नेट सोन एरिया की अगर हम बात करें तो नेट सोन एरिया क्या जाएगा, नेट सोन एरिया इज द एरिया सोन विथ क्रॉप्स एट लीस्ट वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर एंड काउंटेड ओनली वंस, ठीक है। नेट सोन एरिया की अगर हम बात करें तो क्या है, नेट सोन एरिया जो है तो एरिया सोन विथ क्रॉप्स एट लीस्ट वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर एंड काउंटेड ओनली वंस। तो जैसे जितनी भी जमीन पे अगर एक बार भी साल में 3 बार खेती कर सकते हैं हम, लेकिन अगर एक बार भी उस जमीन पे खेती कर दी गई है तो वो गिन ली जाएगी कि हाँ नेट सोन एरिया का पार्ट है। अगर लेकिन उसी पार्ट पे डबल खेती कर रहे हो, ठीक है, तो जो एरिया एटलीस्ट वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर शो हो रहा है तो नेट सोन का पार्ट तो हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन उसी के साथ साथ क्या हो रहा है, उसी के साथ साथ में अगर बात कर रहे हो क्या कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया सोन वंस or multiple times in a given year when a crop is sown twice on the same piece of land, ठीक है। तो when a crop is sown at least once in an agricultural year, at least एक बार जब सो किया जाता है तो वो तो नेट सोन एरिया का पार्ट बन ही जाता है, ठीक है, नेट सोन एरिया का पार्ट बन ही जाता है। लेकिन उस पर अगर मान लो ट्वाइस 2 बार खेती हो गई, अगर उस पर 2 बार खेती हो गई तो वो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का पार्ट कहलाएगा, ठीक है। 2 बार खेती हो गई तो वो मतलब एक बार जैसे 5 हेक्टर का प्लॉट था, 3 हेक्टर पे खेती की जा रही तो नेट सोन एरिया में 3 ही रहेगा, लेकिन अगले सीजन में क्या कर दिया कि पूरे 5 पे और खेती कर दी, ठीक है, या फिर मान लो कि उतने ही 3 पे एक बार और खेती कर दी तो ग्रॉस क्रॉप्ड में 6 हेक्टर हो जाएगा। समझ में आया। तो यहां पे वही बताएगा व्हेन अ क्रॉप इज सोन ट्वाइस ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड द एरिया इज काउंटेड ट्वाइस, दिस इंक्लूड्स नेट सोन एरिया एंड एरिया सोन ट्वाइस, ठीक है। नेट सोन एरिया और वो एरिया जो साल में 2 बार खेती की जा रही है तो वो क्या कहलाएगा, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहलाएगा। अगला क्या है, रेड एंड येलो सॉइल। अब समझो यहां पे सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉर ऑल अदर सॉइल्स कैन आल्सो बी आस्क्ड। तो ये एक ट्रेलर है एक तरह से। अब जैसे अगर आप चैप्टर में देखते हैं आगे, तो चैप्टर में क्या है, आपके पास बहुत सारे सॉइल्स हैं, एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, फॉरेस्ट सॉइल है, एरिड सॉइल है। तो सारी सॉइल्स जो है ना वो वही 2 वेरी शॉर्ट आंसर में भी पूछी जा सकती है और सारी सॉइल्स वही आपको लॉन्ग आंसर में भी पूछी जा सकती है। तो सॉइल जैसी भी पूछी जाए आपको क्या है, आपको ये आइडिया ध्यान रहना चाहिए कि लिखना क्या है उसमें अल्टीमेटली। समझ में आया। तो जैसे रेड एंड येलो सॉइल है तो आपको पता है रेड कलर होता है आयरन डिफ्यूजन के कारण, येलो कलर दिखता है उसमें हाइड्रेटेड फॉर्म में। कहां पाई जाती है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और साउथ इंडिया के वाले पार्ट्स में पाई जाती है। तो उतना क्रिस्प कंटेंट आपके पास उस चीज का भी हो और वैसा ही कंटेंट आपके पास दूसरी चीज के लिए भी हो। समझ में आया। मतलब दूसरी सॉइल्स अगर पूछी जा रही है तो वो चीज को ध्यान में रखते हुए फिर आपको आंसर लिखना रहेगा आगे। क्लियर हुआ। तो इस तरह से रेड एंड येलो सॉइल जैसे आया। सो दीज सॉइल्स आर जनरली फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। रेड सॉइल गेट्स इट्स कलर फ्रॉम द आयरन फाउंड इन इट्स कंपोजिशन in a crystallized form. The soil takes on a yellow color when it is hydrated, and this is how the red and yellow soil is formed. ठीक है, इसी तरह से रेड एंड येलो सॉइल बनती है।
आगे अगर देखें हम तो क्या रेड एंड येलो सॉइल हो गया, उसके बाद में लीचिंग। अगला अगला जो आपको कीवर्ड मिलेगा यहाँ पे, या फिर जैसे लेटराइट सॉइल पढ़ते हैं आप, लेटराइट सॉइल के अंदर एक वर्ड है लीचिंग। अब बोल रहे हो सर आप ये बाल की खाल क्यों निकाल रहे हो, एक शब्द पे सवाल बन गया। क्यों? क्योंकि ये पूछा गया इस तरह से, लीचिंग। हो सकता है आपके प्री बोर्ड्स में आया, हो सकता है आपसे यूनिट टेस्ट में पूछा गया कि लीचिंग क्या होता है, मतलब कैसा केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का है लेकिन सॉइल के कंटेक्स्ट में। तो लीचिंग प्रोसेस के कारण ही लेटराइट सॉइल बनती है। क्यों? क्योंकि लीचिंग में जब क्या होता है, वॉश ऑफ हो जाता है सॉइल न्यूट्रिएंट्स, तो वो सॉइल न्यूट्रिएंट्स वॉश ऑफ होने के कारण वो ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर, वो रफ स्ट्रक्चर सॉइल को मिलता है, जिससे लेटराइट सॉइल बनती है कि नहीं। तो लीचिंग में क्या आ जाएगा, लेटराइट सॉइल डेवलप्स ड्यू टू द लीचिंग प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस, ठीक है, इट इज अ प्रोसेस अंडर विच द सॉइल न्यूट्रिएंट्स गेट washed off due to heavy rain and temperature। भारी बारिश और टेम्परेचर के कारण लीचिंग का प्रोसेस होता है। अच्छा देखो, लेटराइट सॉइल में और एरिड सॉइल में दोनों ही जगह आपको डिफरेंस बहुत अच्छे समझना है। क्या होता है, टेम्परेचर हाई रहता है लेकिन एक जगह हैवी रेन होती है, एक जगह नो रेन होती है। नो रेन होती है तो क्या होता है, सॉइल पार्टिकल्स इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर दे ब्रेक अपार्ट और वो सैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहीं पे क्या हो रहा है कि लीचिंग प्रोसेस जो होती है तो भारी बारिश के कारण जो फर्टाइल एलिमेंट रहता है वो बह जाता है, तो लेटराइट सॉइल बन जाती है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला है शीट इरोजन। ध्यान रखिएगा, देखो मैंने आपको यहां डिस्क्लेमर इसलिए दे दिया है कि सारी सॉइल्स पे, जैसे कुछ 3 नंबर 5 नंबर में भी क्वेश्चन डाले हैं सॉइल पे मैंने, तो क्वेश्चन सॉइल का आपको रेफरेंस लेके चलना है, क्या 2-2 3-3 पॉइंट्स ध्यान रखना है सॉइल के, ठीक है, सॉइल के 2-2 3-3 पॉइंट्स ध्यान रखना है। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉर ऑल अदर सॉइल्स कैन आल्सो बी आस्क्ड। क्लियर, लीचिंग हो गया। शीट इरोजन, अब शीट इरोजन क्या है, टॉप शीट वॉश ऑफ हो जाना। वो अब देखो हमने सॉइल्स पढ़ ली, सॉइल्स के बाद में लास्ट टॉपिक आपका क्या है, सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन विंड के कारण भी होता है, वाटर के कारण भी होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण भी होता है, और इरोजन के बाद में कंजर्वेशन की टेक्निक भी होती है। विंड इरोजन को भी, वाटर इरोजन को भी, सारे ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जो उससे भी जो इरोजन हो रहा है उसे रोकने की भी टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, वो सॉइल इरोजन में आ जाएगी, सॉइल इरोजन के कंजर्वेशन में आ जाएगी। सॉइल इरोजन जो वॉश ऑफ हो रही है शीट, उससे कंटेक्स्ट में जुड़ा हुआ सवाल है। तो क्या होता है, शीट इरोजन होता है। शीट इरोजन में व्हेन वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन a slope washing away all the top soil, this process is known as sheet erosion। तो मेनली शीट इरोजन वाटर के कारण होता है लेकिन विंड के कारण भी होता है, जहां पे लूज सॉइल्स रहती है, ठीक है। जब पूरी की पूरी एक शीट वॉश ऑफ हो जाती है, बह जाती है, उड़ जाती है, तब क्या होता है, तब शीट इरोजन होता है, ठीक है, तब शीट इरोजन होता है। शीट इरोजन के बाद में अगला क्या है, गलीज, ठीक है। तो गली इरोजन क्या होता है, गलीज क्या होते हैं, और ठीक है, तो गली इरोजन की बात करें, अगर गलीज की बात करें हम, तो गलीज में आपको क्या समझ में आएगा, गलीज में जैसे वही सॉइल जो है, तो सॉइल के अंदर डीप कट्स जब डेवलप हो जाते हैं, जब ऊपर ऊपर से बहकर जा रही है सॉइल, उड़ के जा रही है, तो वो शीट इरोजन हो गया। और जब डीप गलीज क्रिएट होती है तो वो गली इरोजन कहलाती है, ठीक है। डीप गलीज क्रिएट होती है, गली इरोजन कहलाती है। गली इरोजन का जैसे क्या लिखेंगे, व्हेन रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल्स, जिसे हम गलीज कहते हैं, दिस टाइप ऑफ पोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड and making it bad land in Chambal basin, such lands are known as ravines। तो गली इरोजन में क्या हो रहा है, गली इरोजन में जैसे अगर आप देखोगे तो जब डीप कट्स डेवलप होते हैं रनिंग वाटर के कारण, तो सॉइल जो रहती है इट इज ऑफ नो यूज देन, ठीक है, बैड लैंड बन जाती है। और यही बैड लैंड जो है, यही बैड लैंड चंबल बेसिन में क्या कहलाती है, रेवाइंस कहलाती है, ठीक है, यही बैड लैंड चंबल बेसिन में रेवाइंस कहलाती है। अगला है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग, अब स्ट्रिप क्रॉपिंग की अगर हम बात करें तो स्ट्रिप क्रॉपिंग से आपको क्या समझ में आता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग की अगर बात करें तो जैसे एक फील्ड है, इस फील्ड में आजू बाजू क्या कर दिया आपने, अगर ठीक है, इस फील्ड में नहीं, ये तो शेल्टर बेल्ट हो जाएंगे, सॉरी, ठीक है, इस फील्ड में आप जैसे देख रहे हैं तो स्ट्रिप्स में क्या कर रहे हैं कि इधर आपने घास लगा दी, इधर आपने एक फसल लगा दी, इधर आपने दूसरी फसल लगा दी बीच में स्ट्रिप में। तो जब आप क्या कर रहे हैं ऐसे पैटर्न में, जब इस तरह से क्या करते हैं, स्ट्रिप फार्मिंग करते हैं, जहां पे अलग अलग क्रॉप्स की, ग्रासेस की स्ट्रिप्स लगा देते हैं, तो वो स्ट्रिप क्रॉपिंग का पार्ट होता है। तो इट इज टाइप ऑफ कल्टीवेशन इन विच डिफरेंट क्रॉप्स आर सोन इन अल्टरनेट स्ट्रिप्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ठीक है। तो अल्टरनेट स्ट्रिप्स में अलग अलग क्रॉप्स को जब आप ग्रो कर देते हो तो वो स्ट्रिप क्रॉपिंग कहलाता है, ठीक है, वो स्ट्रिप क्रॉपिंग कहलाता है, वो स्ट्रिप क्रॉपिंग कहलाता है। समझ में आया, तो इससे सॉइल इरोजन रुकता है। दीज स्ट्रिप्स ब्रेक अप द फोर्स ऑफ विंड, विंड जो फ्लो कर रही है उसके फोर्स को भी ब्रेकअप करती है स्ट्रिप्स,
ठीक है, एंड कैन ऑल्सो बी, और इससे क्या होगा, विंड इरोजन जो है, तो विंड इरोजन को भी आप रोक सकते हो, ठीक है, इससे आप विंड इरोजन जो हो रहा है उसे भी रोक सकते हो, वाटर इरोजन जो हो रहा है वो भी रोक सकते हो। तो ये स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गया। स्ट्रिप क्रॉपिंग के बाद में एक और जो है वो है शेल्टर बेल्ट्स। तो ये मैंने आपको एक एक कीवर्ड इसलिए लिखवा दिया क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं शॉर्ट में। अगर नहीं बन रहे तो सॉइल इरोजन के, सॉइल कंजर्वेशन के तरीके क्या है, स्ट्रिप क्रॉपिंग है, शेल्टर बेल्ट्स है, टेरेस फार्मिंग है, कॉन्ट्रोप लगेंगे, तो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। टेरेस फार्मिंग क्या है, स्टीप स्लोप्स में आप कट करके टेरेस क्रिएट कर देते हो, है कि नहीं, ठीक। तो शेल्टर बेल्ट्स की अगर बात करें हम, तो शेल्टर बेल्ट्स आर rows of trees planted to protect an area, especially a field of crops, from wind and bad weather conditions. Shelter belts have contributed significantly to stabilization of sand dunes in deserts. ठीक है, डेजर्ट एरिया जो रहते हैं, तो उन डेजर्ट एरियाज में क्या देखने को मिल रहा है आपको, जो डेजर्ट एरिया में स्पेसिफिकली जब आप क्या कर रहे हैं, ऐसे पेड़ लगा दे रहे हैं, मतलब डेजर्ट एरिया में तो ये एडेड एडवांटेज है। उसके अलावा भी अगर कहीं भी दूसरे एरिया में जहां बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो वहां आप क्या कर रहे हैं, रोज में प्लांट ट्रीज जो है वो लगा दे रहे हैं, ट्रीज को प्लांट कर दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि विंड जो आ रही है बहुत तेज, एडवर्स वेदर कंडीशंस जो है, तो वहां पे जो अंदर लगी हुई छोटी मोटी क्रॉप्स है ना, वो बच जाती है। समझ में आया? तो इस तरह से शेल्टर बेल्ट्स क्या है, रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड टू प्रोटेक्ट एरिया, स्पेशली फील्ड ऑफ क्रॉप्स, फ्रॉम विंड एंड बैड वेदर कंडीशंस। शेल्टर बेल्ट्स की एक एडवांटेज ये भी कि जब पेड़ लगा रहे हो तो जड़ें वहां की मिट्टी को पकड़ के रखेगी, तो डेजर्ट एरिया में सैंड ड्यून्स की स्टेबलाइजेशन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कौन, शेल्टर बेल्ट्स। ठीक है, तो इस तरह से पूरे चैप्टर में जो जो छोटे कीवर्ड्स बन के आ सकते थे, जो वेरी शॉर्ट आंसर में डिफाइन टाइप के क्वेश्चन आ सकते थे, वो मैंने आपको पूरे समझा दिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको उस चीज की क्लैरिटी मिली कि डिफाइन टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो कैसे सॉल्व किया जाए, उन्हें कैसे टैकल किया जाए। तो डिफाइन टाइप के क्वेश्चन हमारे हो गए। अब डिफाइन टाइप के क्वेश्चन के बाद में अगली चीज क्या है, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहले जो शॉर्ट आंसर टाइप में जो पहला टॉपिक ही आ रहा है आपका, जो 3 नंबर में बहुत प्रोमिनेंटली पूछा जाता है, लेकिन अब क्योंकि दो दिस पार्ट इज डिलीटेड, कौन सा वाला, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज वाला पार्ट डिलीटेड है, तो हम उसको, लेकिन मैं आपको भी बोल रहा हूं कि एक पासिंग रेफरेंस चल रहा है। जितने भी क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक, अबायोटिक, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ये ध्यान रहना चाहिए आपको। ठीक है, ये ध्यान रहना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो ओनरशिप के बेसिस पे क्या है, प्राइवेट, ठीक है, पब्लिक मतलब इंडिविजुअल रिसोर्स हो गए, कम्युनिटी ओन रिसोर्स हो गए, नेशनल रिसोर्स हो गए, और इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो गए। अब उसमें जैसे एसईजेड है, मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एसईजेड इसमें कहा गया, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो आ गया, ठीक है, नॉटिकल माइल्स वगैरह वाली चीज आ गई, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, बस एक रेफरेंस। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पे पोटेंशियल, ठीक है, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व्स, चारों की डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए कि चारों में डिफरेंसेस क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने चैप्टर पढ़ा अच्छे से तो आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, तो दो दिस पार्ट इज रिलेटेड, फिर भी रिस्क क्यों लेना है, सही बात है कि नहीं बताओ। ठीक है, तो एक बार रेफरेंस जरूर लेके चलना। आगे बढ़ते हैं, और तो बाकी जो चैप्टर है, बाकी का पूरा चैप्टर जो है, उसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन के आ सकते हो, और जो आए हैं, तो ये आ रहा आपका, ठीक है, एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन क्या, कि मेंशन 3 प्रॉब्लम्स दैट आर एसोसिएटेड विद द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, रिसोर्सेज के डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं। क्यों करना है, क्यों, क्योंकि समस्याएं हैं कब, जब आप रिसोर्सेज को सही तरह से इस्तेमाल नहीं करोगे, जब रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज होता है, तो रिसोर्सेज के इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज होने पर क्या होती है, समस्याएं उत्पन्न होती है। और वो जो समस्याएं उत्पन्न होती है, तो समस्याएं क्या है, ठीक है, तो मेंशन 3 प्रॉब्लम्स दैट आर एसोसिएटेड विद द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। क्या है वो 3 प्रॉब्लम जो रिसोर्सेज के इनडिस्क्रिमिनेट यूज से निकल के आती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, डिप्लीशन होता है रिसोर्सेज का, ठीक है, कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स की ग्रीड को सेटिस्फाई करने के चक्कर में। अब मैं आपको यहां पे क्या दे रहा हूं, मैं आपको यहां पे पॉइंटर्स दे रहा हूं, आप अपने शब्द में आंसर लिखने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। कोई नहीं, मतलब जो ऐसा बोलता है कि नहीं नहीं एकदम वर्ड टू वर्ड लिख के आना, बिल्कुल गलत बोलता है, वो अपने शब्द में लिख सकते हो और आपके नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, आपको आपके नंबर मिलेंगे, अपने शब्द में लिख के आओगे तो भी आपको आपके नंबर मिलेंगे। बस ये है कि एसेंस जो है वो आपको ध्यान रहना चाहिए कि जैसे इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज से क्या दिक्कतें निकल के आती है, ये सारी दिक्कतें निकल के आती है। क्या, कि डिप्लीशन होता है रिसोर्सेज का फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, accumulation of resources in few hands which in turn has divided the society into 2 segments, rich and poor। ठीक है, तो सोसाइटी have nots, rich poor में डिवाइड हो गई है इनडिस्क्रिमिनेट यूज से। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन से क्या हो रहा है, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहे हैं। बुक में एज इट इज 3 पॉइंट का आपको आइडिया दिया है, और उसी से हमें समझ में आता है क्या, कि रिसोर्सेज का
डेवलपमेंट रिसोर्सेज के बारे में सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आया ये? ठीक है, तो इस तरह से ये 3 पॉइंटर्स आपको ध्यान रखने होंगे। कौन कौन से 3 पॉइंटर्स? ये तीनों पॉइंटर्स जो इंडिस्क्रिमिनेट यूज से हो रहे हैं। नेक्स्ट, तो डिस्कस द पर्पस ऑफ रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट एंड व्हाट वाज इट्स आउटकम। अगला सवाल देखो। अच्छा, तो अगले सवाल में आपको क्या समझ में आ रहा है? अगले सवाल में क्लियरली समझ में आ रहा है कि अर्थ समिट का आउटकम क्या था, ये सारी चीजें पूछी जा रही है। तो अर्थ समिट कहां, अब 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो अर्थ समिट के बारे में लिख दो, उसके आउटकम के बारे में लिख दो, 3 पॉइंटर्स में दे दो। मतलब माथा देखो, तिलक लगाओ। जितने नंबर का आपका क्वेश्चन, मतलब जितने नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से आपको उतने पॉइंटर्स दिमाग में बनाना है, उतने आइडियाज आपको पिच करना रहेंगे। क्लियर हुआ? तो डिस्कस द पर्पस ऑफ रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट एंड व्हाट वाज इट्स आउटकम। तो ये जो पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थ समिट एजेंडा 21, वो एक साइड है ना पेज का, उसमें से इस तरह से क्वेश्चन पूरा एक मिला के पूछा जा सकता है। तो रियो डी जेनेरियो में जो अर्थ समिट हुआ था, तो द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED was held in Rio de Janeiro। ठीक है, दैट समिट वाज नोन एज अर्थ समिट। ब्राजील में हुआ था 1992 में, टू फॉर्मुलेट एजेंडा टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या था उस समिट का? उस समिट का ऑब्जेक्टिव ये था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए। ठीक है, दिस convention endorsed the global forest principle and adopted agenda 21 for achieving sustainable development in 21st century। 21st century में सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए एजेंडा 21 आउटकम की तरह निकल के आया था इस अर्थ समिट का। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजेंडा 21 आर द एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, हंगर, सिकनेस एंड इलिटरेसी वर्ल्ड वाइड व्हाइल halting the deterioration of sustained life। ठीक है, यहां पे क्या बताया गया? बेसिकली वही वाला कि एनवायरमेंटल चैलेंजेस को टैकल करना है, पॉवर्टी को, ठीक है, और डिसीजेस को टैकल करना है। वो आइडिया जो है वो मैंने इन शब्दों में ऐसे कोट कर दिया है। ठीक है, तो उस तरह से क्या है, उस तरह से आपको पर्पस क्या था और क्या ऑब्जेक्टिव निकल के आया। ऑब्जेक्टिव अर्थ समिट का एजेंडा 21 था, ये ध्यान रखिएगा, तो वो एक क्लैरिटी रहेगी। अगला सवाल क्या है? रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। लगाओ डबल स्टार। ठीक है, क्यों डबल स्टार? क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो बहुत सी बार आया एग्जाम में, शब्द बदल कर आया, रूप बदल के आया, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में विनर है ये क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा आ गया, व्हाट आर द 3 स्टेप इन रिसोर्स प्लानिंग, तो 3 स्टेप इन रिसोर्स प्लानिंग आपको सिंपल पता है। 3 स्टेप इन रिसोर्स प्लानिंग के अलावा अगर सवाल इस तरह से आ गया, किस तरह से कि रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन फॉर रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, तो सवाल का रूप बदल रहा है, कंटेक्स्ट वही रहेगा। 3 स्टेप रिसोर्स प्लानिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्लानिंग एंड अप्रोप्रिएट रिसोर्स एक्सट्रैक्शन प्लान और मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट विद द नेशनल डेवलपमेंट। तो स्ट्रक्चर, आंसर के जो अंदर का कंटेंट रहेगा सब सेम रहने वाला है, बस बदलेगा क्या? हेडिंग, टाइटल, वो सारी चीजें बदलेगी। ठीक है, तो अब जैसे अगर हम यहां देखें तो आइडेंटिफिकेशन and inventory of resources across the region of country which involve surveying, mapping and measuring the quality as well as quantity of resources। ठीक है, क्वालिटी क्वांटिटी मेजर करना, रिसोर्सेज की आइडेंटिफाई करना, इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज वगैरह, ये सारी चीजें जाएगा पहला पार्ट। दूसरा क्या है? इवॉल्विंग अ प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर इवॉल्व करना। ठीक है, वो प्लानिंग स्ट्रक्चर में क्या रहेगा कि एप्रोप्रिएट स्किल्स, क्या टेक्नोलॉजी लगेगी, ये सारी चीजों को तय करना है। इवॉल्विंग अ प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट स्किल, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल सेटअप, ये सारी चीजें जाएंगी। ठीक है, और तीसरा क्या है? मैचिंग ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ में मैच करना। तो ये 3 स्टेप रिसोर्स प्लानिंग है, या फिर रिसोर्स प्लानिंग क्या है, क्यों कॉम्प्लेक्स है, हर केस में आपको ये 3 पॉइंट्स जो आपकी मदद करेंगे। समझ में आ गया? रिसोर्स प्लानिंग, ये वाला आंसर हो गया आपका। अब रिसोर्स प्लानिंग के बाद में अगला क्वेश्चन, तो देखो क्रोनोलॉजी ध्यान रखना, टॉपिक्स एक एक करके मैंने अरेंज करें, बीच बीच में कहीं छूट रहा है तो वो लॉन्ग आंसर में अरेंज करें हैं। ठीक है, तो उस तरह से आंसर आपको सारे मिल जाएंगे। लेकिन क्लियर हो रहा है? अगला क्या है? व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ इंडियाज लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर। अब आपने देखा कि इंडिया में जो लैंड है तो इट इज अंडर वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर, अलग अलग तरह से, पहाड़ भी है, प्लेटू भी है, प्लेन भी है। ठीक, अब ये कुछ ऐसे नहीं लग रहा 9th का फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया वाला क्वेश्चन होगा, लेकिन वो आपको रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर में भी ओवरलैप होता देखने को मिल रहा है। कैसे ओवरलैप होता देखने को मिल रहा है? तो व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ इंडियाज लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ
रिलीफ फीचर्स, ठीक है, अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। तो यहां जैसे अगर आप देखोगे, यहां आपको क्या देखने को मिल रहा है कि क्वेश्चन है, बेसिक इंट्रो दे सकते हो कि इंडिया हैज अ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। 30% एरिया जो है माउंटेन है, 27% एरिया प्लेटू है, 43% एरिया जो है प्लेन है। ऑल ऑफ दीज हैव स्पेसिफिक एडवांटेजेस टू बी यूटिलाइज्ड, ठीक है, तो उन सबके अलग अलग स्पेसिफिक एडवांटेजेस, इन्हें यूटिलाइज किया जा सकता है। और ठीक है, ये वेरिड रिलीफ फीचर का। अब क्या है, माउंटेन्स आर सोर्स टू मेनी स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, सम ऑफ देम आर पेरिनियल। माउंटेन्स का एडवांटेज क्या है, माउंटेन्स का एडवांटेज ये है कि स्ट्रीम्स और रिवर्स निकल रहे हैं, ये माउंटेन का एडवांटेज हो गया। मतलब वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर इंडिया का कौन कौन सा है, 3 नंबर में आया, और उसके एडवांटेज क्या है, तो माउंटेन है तो माउंटेन, पेरिनियल आपको पानी देता रहता है, ठीक है, प्लेटू आर मोस्टली लेडन, ठीक है, हेवीली लोडेड विथ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट एक्सेट्रा, सो आर इकोनॉमिकली यूजफुल। प्लेटू जो है, ठीक है, तो प्लेटू रीजन जो है तो वो क्या है, मिनरल्स वगैरह बहुत सारा मिल रहा है, तो इकोनॉमिकली यूजेबल है वैसा। फिर क्या, प्लेन्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंड रिसोर्स फॉर ह्यूमन बींग्स, दीज आर फर्टाइल एंड मोस्ट ऑफ द फूड क्रॉप्स आर ग्रोन हियर, तो एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव हो गया। समझ में आया? तो उस तरह से आपको माउंटेन, प्लेटू और प्लेन्स तीनों का आइडिया मिल गया कि व्हाट आर द मेन एडवांटेज ऑफ इंडियाज लैंड अंडर वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर। क्लियर? नेक्स्ट, ओ उल्टा सीधा आया ये, ठीक है, बराबर आ गया। अब देखो क्या नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट जैसे देखोगे आपका ये क्या कौन सा वाला पार्ट हो गया, आपने जैसे देखते आ रहे हैं, तो हाँ रिसोर्सेज समझ में आ गया, रिसोर्सेज के बाद में लैंड वाला एस्पेक्ट आ गया। देखो उसके बाद में एक टॉपिक ही है लैंड डिग्रेडेशन, लैंड कंजर्वेशन, तो 5 नंबर में डाला है। जो डिग्रेडेशन के कारण है उसका अपोजिट कंजर्वेशन का, तो ये डिग्रेडेशन कंजर्वेशन वाला जो क्वेश्चन है ये भी एक फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन है सीबीएसई का। क्यों? क्योंकि लैंड डिग्रेडेशन, लैंड कंजर्वेशन, ये 5 नंबर में लगाया है मैंने। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड कंजर्वेशन आपस में जुड़े हुए हैं, और अधिकतर क्वेश्चन वैसा आता है कि लैंड कंजर्वेशन के मेजर्स बता दो, लैंड डिग्रेडेशन के कारण बता दो, ऐसा, ठीक है। फिर लैंड के बाद में चैप्टर में आता है सॉइल। अब सॉइल की अगर बात करें तो सॉइल में जैसे मैंने आपको बताया ना, हर सॉइल, जितनी भी सॉइल है, एलिवल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल, सारी सॉइल्स के आपको डिटेल्स मिर्च मसाले की तरह अपने पास रखना है, जहां मौका लगे झोंक मार देना एक, ठीक है। 3 नंबर में आ गया, 2 नंबर में आ गया, 1 नंबर में आ गया, 5 नंबर में आ गया, जिस भी तरह से आए उसके लिए मसाला तैयार रखना अपना, ठीक। अब जैसे उसी पार्ट में अगर देखोगे तो एलिवल सॉइल के अंदर से एक सब क्वेश्चन जो बन के आता है, अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा तो डिफाइन में खादर आ जाएगा, डिफाइन में भांगर आ जाएगा, ठीक है। तो भांगर खादर जो है, तो खादर सॉइल की अगर बात करें तो इट इज न्यू एलुवियल सॉइल। खादर क्या है? खादर इज अ न्यू एलुवियल सॉइल, लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स एंड हैज मोर फाइन पार्टिकल्स। न्यू एलुवियल सॉइल है, लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स एंड हैज मोर फाइन पार्टिकल्स। इसमें क्या है, फाइन पार्टिकल्स रहते हैं, फर्टाइल रहती है उसी कारण से। तो ये खादर की स्पेसिफिक फीचर्स लिख दिया आपने, ऐसे डिफरेंशिएट करने पे आ जाएगा खादर भांगर। भांगर का अगर आता है तो भांगर में क्या है, ओल्ड एलुवियल सॉइल है, हायर कंसंट्रेशन है कंकर नोड्यूल्स का, इसमें कंकर नोड्यूल्स का कंसंट्रेशन हायर है, मतलब मोटे मोटे पत्थर है इसमें थोड़े, और ये फर्टाइल उतनी नहीं है, लेस फर्टाइल है, ठीक है। तो भांगर क्या है, इट इज लेस फर्टाइल। तो खादर हो गया, भांगर हो गया, खादर भांगर, इस तरह से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन खादर एंड भांगर, तो ये खादर और ये भांगर हो गया। नेक्स्ट क्या है, डिस्क्राइब एनी 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरिड सॉइल ऑफ इंडिया। 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरिड सॉइल। अब अगर एरिड सॉइल की बात करें तो डिस्क्राइब 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरिड सॉइल ऑफ इंडिया। एरिड सॉइल, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लैक सॉइल हो गया, कोई भी एक भी सॉइल हो गया, जैसे हमने अभी 2 नंबर में क्या डिस्कस किया था, रेड एंड येलो, वैसे ही एरिड सॉइल का आ गया। तो एरिड सॉइल आपको पता है क्या है, एरिड सॉइल डेजर्ट एरिया में पाई जाती है, डेजर्ट एरिया में पाई जाती है, हाई टेम्परेचर और लो रेनफॉल के कारण बनती है, सैंडी, सलाइन इन नेचर, सैंडी इन टेक्सचर, ये सारे पॉइंट्स लिखना रहेंगे। तो एरिड सॉइल्स आर सॉइल ऑफ डेजर्ट और सेमी डेजर्ट रीजन एंड कलर वेरीज फ्रॉम रेड टू ब्राउन। सैंडी टेक्सचर होता है और सैलिनिटी होती है, सलाइन इन नेचर होती है, प्रेसिपिटेशन वेरी लो, टेम्परेचर इज वेरी हाई, तो इवेपोरेशन फास्ट होता है, देयरफॉर डेफिशिएंट इन मॉइस्चर एंड ह्यूमस। क्लियर हो रहा है? तो जो मैं आपसे कह रहा हूं ना, मिर्च मसाले अपने पास रखना झोंक मारने के लिए, तो इस तरह से छोटे छोटे पॉइंटर्स हर चीज के याद रखना है आपको थोड़ा सा, कि किसी भी कंटेक्स्ट में क्वेश्चन कैसा भी मोल्ड करके पूछा जाए तो ये फैक्चुअल है, ये फैक्चुअल है, तो उसमें आपको कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं रखना है, और लॉजिकल भी है, ऐसा नहीं कि सब हवा में चल रहा है, ठीक है। तो मॉइस्चर की कमी क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, तो लॉजिकल भी है वो, ठीक। द कैल्शियम कंटेंट इंक्रीजेस डाउनवर्ड्स एंड फॉर्म्स कंकर लेयर्स इन एरिड सॉइल, दिस लेयर रिस्ट्रिक्ट्स द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो नॉन पोरस लेयर जो रहती है, पानी नीचे नहीं जाने देती, इस कारण से वाटर टेबल भी कमजोर रहता है, ये एरिड सॉइल का हो गया, ठीक है, एरिड सॉइल का हो गया। सिमिलरली
जैसे आप सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन, तो छोटे आंसर ऐसे आ सकते हैं कि 3 स्टेप बता दो सॉइल कंजर्वेशन की, 3 कारण बता दो सॉइल इरोजन के, तो विंड इरोजन, मतलब शीट इरोजन, जैसे आप ये बता सकते हैं गलीज वगैरह, ठीक है, डिफेक्टिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो इस तरह से क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, तो व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज। अब स्पेसिफिकली हिली एरियाज का पूछा है, तो हिली एरियाज में आपको पता है क्या है, कॉन्टोर प्लगिंग कर लो आप, हिली एरियाज में टेरेस फार्मिंग कर लो, हिली एरिया में आप क्या कर सकते हो, टेरेस फार्मिंग के साथ साथ में टेरेस फार्मिंग, कॉन्टोर प्लगिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग वगैरह, ये सारी चीजें लिख सकते हो, लेकिन हिली एरियाज को प्रेफरेंस देते हुए लिखना है आंसर। तो द फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज। अफॉरेस्टेशन, ठीक है, पेड़ लगाओ सबसे पहले, तो पहाड़ों पे पेड़ रहेंगे तो जड़ें बांध के रखेंगी, सॉइल इरोजन नहीं होने देंगी। टेरेस फार्मिंग एंड कॉन्टोर प्लगिंग, दिस इज डन अक्रॉस द हिल स्लोप्स। रिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, मतलब अब देखो कुछ पॉइंट इन जनरल भी रहते हैं क्या कि एनिमल्स ग्रेजिंग कर रहे हैं, उस कारण से क्या हो रहा है, उस कारण से बहुत ज्यादा आपको क्या देखने को मिलता है, ओवर ग्रेजिंग, सॉइल पार्टिकल्स लूज होते हैं, फिर पानी आनी हवा के साथ बह जाते हैं। तो रिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग ऑफ एनिमल एंड दे शुड बी मूव्ड ओवर डिफरेंट पैस्चर्स so as to avoid erosion of soil, ठीक है। सॉइल इरोजन रोकने के लिए आपको क्या करना होगा, सॉइल इरोजन रोकने के लिए आपको ये चीज पे विशेष फोकस करना होगा कि आप क्या करें, ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करें। और कोई भी दूसरा रिलेवेंट पॉइंट जो सॉइल इरोजन से जुड़ा हो वो भी लिख सकते हो आप, काम बन जाएगा। समझ में आ रहा है, वो भी लिख सकते हो, काम बन जाएगा। अब दूसरी चीज क्या है कि जैसे ये आप, मैं वही कह रहा हूं, ये तो पॉइंटर्स है, आंसर आप अपने शब्द में लिखना। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जो है सोशल स्कूल, वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है, वहां पे मिल जाएगा आपको, तो पीडीएफ वहां पे मैं आपको अवेलेबल भी करवा दूंगा। वैसे क्लियर हुआ, तो ये हो गया हमारा किसका, सॉइल इरोजन का। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की अगर बात करें हम कुछ, तो शॉर्ट और लॉन्ग इज अ मिथ, शॉर्ट और लॉन्ग इज अ मिथ। कभी कभी क्या होता है, वही सवाल 2 नंबर में आ रहा है, वही सवाल 5 नंबर में आ जा रहा है, तो वहां पे आपको यू शुड हैव दैट आर्ट ऑफ एक्सपेंडिंग और कंप्रेसिंग द आंसर, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग एंड कंप्रेसिंग द आंसर, वो आर्ट होना चाहिए आपके पास में। तो in India, some regions are rich in certain type of resources, but deficient in some other resource. Do you agree with this statement? Support your answer with any 3 examples and what can be done to overcome this limitation. ठीक है, तो इस लिमिटेशन को ओवरकम करने में, इस लिमिटेशन को ओवरकम कैसे किया जा सकता है, पहले अच्छा एक चीज तो मैं बतानी भूल गया, पूरा वीडियो खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो सबसे पहला जो टास्क रहना चाहिए आपका, कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, सबसे पहला टास्क जो रहना चाहिए वो रहना चाहिए कि आप आइडेंटिफाई तो करो कि क्वेश्चन आ कहां से रहा है, ठीक है। क्वेश्चन की नब्ज पकड़ना जिसे कहते हैं ना, वो पकड़ो कि क्वेश्चन आया कहां से है। तो जैसा अभी आया, इन इंडिया सम रीजन्स आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट डेफिशिएंट इन अदर रिसोर्सेज। ये लाइन जो है ना, ये लाइन कहां से आ रही है, तो रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर वाला पैराग्राफ जो है। अब आपने पिन पॉइंट कर लिया, तो अब आपको पता है कि मेरा आंसर किस चैप्टर के पेज के किस एरिया से आ रहा है, उस वहां पे क्या लिखा है, तो मुझे वही ध्यान रहना चाहिए दिमाग में कि हाँ, वहां जो बातें लिखी है उसके इर्द गिर्द की चीजें लिखूंगा मैं, ठीक है, वहां जो बातें लिखी है उसके इर्द गिर्द की चीजें लिखूंगा। आगे क्वेश्चन पूरा पढ़ो। तो डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? जी हाँ, क्यों एग्री नहीं करेंगे, बिल्कुल एग्री करेंगे, ठीक है। तो डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? खूब एग्री कर रहे हैं। सपोर्ट योर आंसर विथ एनी 3 एग्जांपल्स एंड व्हाट कैन बी डन टू ओवरकम दिस लिमिटेशन। अच्छा, ठीक है, मतलब कि आपको क्या करना है, अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट भी करना है कि आप क्यों इस स्टेटमेंट को एग्री कर रहे हो, 3 एग्जांपल दो। तो दिखती बात है कि जहां पानी है वहां दूसरे रिसोर्स नहीं है, जहां दूसरे रिसोर्स है वहां पानी नहीं है, कहीं विंड है तो एनर्जी नहीं है। तो इस तरह से क्या है, मतलब ऐसा कौन है जिसमें कमी नहीं, आसमां के पास भी जमी नहीं। बोलोगे सर एक ही शायरी मारते हो बस आप, अब एक ही आती मुझे, ठीक है। तो उस तरह से क्या है, आपको क्या देखने को मिल रहा है, रिसोर्सेस कुछ एरिया में कहीं पर रिसोर्सेस पर्याप्त होते हैं लबालब, और कहीं पे डेफिशिएंसी होती है। पॉइंट ये है, व्हाट कैन बी डन टू ओवरकम दिस लिमिटेशन। बहुत बढ़िया, इसलिए लॉन्ग आंसर टाइप में देखो, तो 3 तो आपको पॉइंट यहां मिल गया आपके 3 एग्जांपल पे। एक ये मिल गए यस बोलने के, ठीक है, यस, ठीक है, यस बोलने के। व्हाट कैन बी डन टू ओवरकम दिस लिमिटेशन, तो इसको ओवरकम करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो कि प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग होना चाहिए, वो आपका 1 नंबर वहां आ जाएगा आपको। तो ऐसे दिमाग में, अब यहां ऐसा बोल नहीं रहा कि मेरे 1 नंबर, इसके 3 नंबर, इसके 1 नंबर, लेकिन आपको तोड़ते आना चाहिए वो दिमाग में, ठीक है। इफ यू नो दैट कि कैसे 1 2 3 केजी कहां चलाना है, कैसे स्प्लिट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है, यू हैव डन द हाफ वर्क ऑफ योर राइटिंग योर आंसर, ठीक है, आधा काम आपने कंप्लीट कर दिया है। तो खेल वही है मेरे दोस्त, ठीक है, समझ रखना इस चीज की, ठीक। तो यस, देयर आर रीजन्स व्हिच आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। अरुणाचल प्रदेश has an abundance of water resources but lacks in infrastructural development.
राजस्थान इज एंडोड विथ सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेस। तो ये एग्जांपल हो गए तीन हमारे जो दर्शा रहे हैं कि एक रिसोर्स मतलब एक रीजन रिसोर्स रिच है, दूसरा रीजन जो है रिसोर्स रिच नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर देखेंगे तो रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली एंड टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम एंड टू ओवरकम दिस अ प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, रिसोर्सेज तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, व्हाट कैन बी डन टू ओवरकम दिस लिमिटेशन? प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग करो भाई साहब, काम खत्म। ठीक है, तो इस तरह से अब देखो हम ताक लगा के बैठे रह जाएंगे कि यहां से रिसोर्स प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। आपने बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क करवाया वो टॉपिक पे, और उसके ऊपर वाले पैराग्राफ से 1 छोड़ो 2 छोड़ो 3 छोड़ो 5 नंबर का क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो तैयार हर वक्त हर चीज के लिए लेना, कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, ये बुरी बात है कि यार इतना अलर्ट रहना पड़ेगा, और अच्छी बात यह है कि अगर आप अलर्ट हो तो सब कुछ बनेगा भी आपसे। ठीक है, वो चीज रहती है। आगे बढ़ते हैं, अगला, सजेस्ट एनी 6 मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 6 मेजर्स बताना है आपको। लैंड डिग्रेडेशन को सॉल्व करने के, लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 6 मेजर्स बताना है। ठीक है, बता देंगे। अब मैं आपको जो बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि लैंड डिग्रेडेशन सॉल्यूशन बता रहे हो, उसी में उसके कॉज भी लिखे, कॉज बताओगे तो उसी में उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो बोथ द थिंग्स गोज हैंड इन हैंड, दोनों एक दूसरे के साथ जा रही हैं। क्लियर हुआ? द फॉलोइंग मेजर कैन हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, अफॉरेस्टेशन ओवर डिफॉरेस्टेड एरिया। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन हुआ है, उसी के ऊपर अफॉरेस्टेशन होगा। तो अगर अफॉरेस्टेशन सॉल्यूशन है तो उसका कॉज डिफॉरेस्टेशन था। समझ गए? अफॉरेस्टेशन ओवर डिफॉरेस्टेड एरियाज। ठीक, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग ऑन परमानेंट पैस्चर, तो ओवर ग्रेजिंग कॉज था लैंड डिग्रेडेशन का, सॉल्यूशन क्या हो गया? प्रॉपर ग्रेजिंग होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए ग्रेजिंग लैंड का। ठीक है, साथ ही साथ क्या है? इन एरियाज वेयर डेजर्टिफिकेशन हैज टेकन प्लेस, ग्रोइंग thorny bushes, proper discharge and disposal of industrial effluents after treatment। ठीक है, अगला पॉइंट आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ रहा है कि प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स आफ्टर ट्रीटमेंट, कि अगर इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो पोल्यूशन कर रहा है तो आप क्या करो? उसका प्रॉपर डिस्चार्ज करो। ठीक है, इन एरियाज वेयर डेजर्टिफिकेशन हैज टेकन प्लेस, ग्रोइंग थ्रोनी बुशेस, अफॉरेस्टेशन से मिल रहा है। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड्स को सुधारा जाए। एनी अदर रिलेवेंट पॉइंट जो आपको ऐसा लग रहा है कि जो लैंड डिग्रेडेशन के अगेंस्ट में सॉल्यूशन की तरह काम कर सकता है, वो लिख दो। ठीक है, वो लिख दो, बन गया आपका काम। तो इस तरह से प्रेजेंस ऑफ माइंड भी आधा आपका काम कर देगी। मैं बता रहा हूं, लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेस और कंजर्वेशन दोनों क्वेश्चन बन के आते हैं। क्लियर हुआ? अगला क्या है? अगला है ट्रेस द फीचर्स ऑफ एल्यूवियल सॉइल विथ रेफरेंस टू इट्स फॉर्मेशन, एरिया, क्लासिफिकेशन एंड कंटेनिंग मिनरल्स। 1 2 3 4। ठीक है, अब आपको यहां पे क्या देखना है? अब आपको यहां पे चीजों को समझना है, क्वेश्चन को। मैंने जो बताया क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते आना चाहिए। ट्रेस दी फीचर्स ऑफ एल्यूवियल सॉइल, एल्यूवियल सॉइल के बारे में पूछा है। ठीक है, विथ रेफरेंस टू, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चे जो पूछते सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें क्या, तो मैं आपको वही बता रहा हूं बार बार बाबू, क्या कि हर एक बार जब मैं आपको पढ़ाता हूं, कुछ समझाता हूं, तो जो प्रीवियस ईयर रहते हैं, तो अब आपके लिए तो प्रीवियस ईयर पहली बार होता है, मेरे लिए तो वो हर साल न्यू ईयर की चीज रहती है ना। क्यों? क्योंकि हर साल नया बच्चा आता है, नया बच्चा उसके लिए नई चीज रहती है, वो पढ़ता है और वो प्रीवियस ईयर बन जाता है, तो वो रटता चले जाता है। तो मैं जो आपको बता रहा हूं कि जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट है एक। ठीक है, कि फीचर्स ऑफ एल्यूवियल सॉइल विद रेफरेंस टू इट्स फॉर्मेशन, एरिया, क्लासिफिकेशन एंड कंटेनिंग मिनरल्स। तो आपको भी ऐसे लिखना है कि एल्यूवियल सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंटली फाउंड सॉइल इन इंडिया। ठीक है, विद रेफरेंस टू इट्स फॉर्मेशन, एरिया, क्लासिफिकेशन एंड कंटेनिंग मिनरल्स, द एक्सप्लेनेशन इज गिवन बिलो। एक इंट्रो देके चालू करो। फॉर्मेशन कैसे बनती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर के इंटरप्ले से बन रही है, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर के। तो एल्यूवियल सॉइल इज मेड अप ऑफ silt, sand and clay. It is deposited by 3 important Himalayan river system, the Indus, the Ganga, the Brahmaputra. It is bigger and coarser in the upper reaches of the river and becomes finer as the river flows down. ठीक है, और बहुत फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट होते चली जाती है as the river flows down. ठीक है, ये होते चले गया, ये फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, कि कैसे बनी वो एल्यूवियल सॉइल। डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एरिया की अगर बात करें तो this soil is prevalent in river valley of northern plains, Indus, Ganga, Brahmaputra, strips in Gujarat and Rajasthan, as well as in the eastern coastal plains in deltas of rivers of the peninsula plateau, Mahanadi, Krishna, Kaveri। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन एरिया की बात हो गई। अगला देखें क्लासिफिकेशन। तो अकॉर्डिंग टू देयर एज, एल्यूवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज भांगर,
old alluvial, and Khadar, new alluvial. Khadar has higher concentration of कंकर and contains more fine particles than भांगर. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में वही वाला पॉइंट आ जाएगा, खादर भांगर क्लासिफिकेशन हो गया इसका. अब मिनरल्स की बात करें, कंटेनिंग मिनरल्स की, तो इसके अंदर मिनरल्स क्या है, सारा सब कुछ रिच होता है, पोटाश, फॉस्फेरिक, लाइम, ठीक है, विच इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग पैडी, वीट, शुगर केन एंड अदर सीरियल एंड पल्सेस क्रॉप. तो क्या है कि जो आपने मिर्च मसाला इकट्ठा किया था बस उसको स्ट्रक्चर कर दिया यहां पे. ठीक है, झोंक नहीं मारा है, स्ट्रक्चर कर दिया. उन्होंने जैसा पूछा हमने वैसा आंसर लिख दिया. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको सॉइल्स का स्पेसिफिकली बार बार बता रहा हूं कि छोटा बड़ा किसी भी तरह से आ सकता है. जैसे 5 नंबर में ये आ गया क्या कि गिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल यूज्ड फॉर ग्रोइंग कॉटन. ठीक है, कौन सी सॉइल है पहले तो वही बता दो. लिस्ट द एरियाज इन इंडिया वेयर दिस सॉइल इज फाउंड. तो आपको लगेगा सर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक सॉइल बता दो, ठीक है, और दूसरा कहां पाई जाती वो बता दो. लेकिन कैरेक्टरिस्टिक पूछिए और 5 नंबर का है तो आपको ये खुद से वो करना होगा कि हाँ 3-2 कर लो. ठीक है, सही सही लगा लो कि कैरेक्टरिस्टिक 3 नंबर के हिसाब में बता दो, 2 नंबर के हिसाब में एरियाज बता दो, या फिर एरियाज तो एक ही लाइन में चले जाएगा सर, तो 4-1 बता दो. अल्टीमेटली आपको 5.5 आइडियाज पिच करना रहेंगे. 5 नंबर का क्वेश्चन है, समझ रहे हो मेरी बात को. ठीक है, तो अब जैसे यहां लिखे अगर हम, तो द सॉइल यूज्ड फॉर ग्रोइंग कॉटन इज ब्लैक सॉइल. कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मेड अप ऑफ फाइन क्ले मटेरियल विथ हाई मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी, रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम, बट पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट. It develops deep cracks during hot weather, helping in proper aeration of soil. It is found in plateau area of Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh and Chhattisgarh as well as in Godavari and Krishna Valley. ठीक है, तो ये आपने पूरा क्या लिख दिया, ये आपने पूरा का पूरा उसका डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया कि वो कहां कहां पाई जाती है. तो as the question was demanding, you have given the solution. That's it. ठीक है, जितना क्वेश्चन ने पूछा उतना आपने लिखा, खुश रहो. वैसा सा केस है यहाँ पे. ठीक है, वैसा सा केस है. आगे बढ़े अगर, तो आगे क्या बढ़े, अब खत्म ही हो गया कार्यक्रम. तो मैंने आपको सारे सॉइल्स के बता दिए, सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है, लैंड रिसोर्सेज, किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा सब कुछ. अब हम डिस्कस करेंगे कुछ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन कि और क्या क्वेश्चन बन के आ सकते हैं जो आपको प्रैक्टिस करना होगा. इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं बताना. यहां थोड़ा सा टफ लगाता हूं मैं ताकि आपको ऐसा लगे, हवा में फुलो ना कॉन्फिडेंस में, कि थोड़ा ऐसा लगे कि नहीं अभी और मेहनत करते तो एक बार आप पन्ने पलटो थोड़ा वो. ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़े ट्विस्टेड रहते. देखो, ह्यूमन एक्टिविटीज हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद 3 एग्जांपल्स. अब क्या हो रहा है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो हवा में ही रहते हैं एकदम. कैसे हवा में रहते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन, तो आप बोलोगे यस ह्यूमन एक्टिविटीज हैव सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड इन लैंड डिग्रेडेशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद 3 एग्जांपल्स. तो अब आप क्या बताएंगे, डेटोरेशन, मतलब लैंड डिग्रेडेशन थोड़ा सा इंट्रो में बता देना कि डेटोरेशन इन द क्वालिटी ऑफ लैंड ड्यू टू द वेरियस एक्टिविटीज इज नोन एज लैंड डिग्रेडेशन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज आर रिस्पांसिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन वेरियस वेज. दीज आर द एग्जांपल्स व्हिच सपोर्ट द गिवन स्टेटमेंट. समझ में आ रहा है, तो वो इंट्रो हो गया. अब एग्जांपल में डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड्स हो गया, मिनरल इंडस्ट्रीज वगैरह हो गई है, अर्बनाइजेशन वगैरह हो गया है. तो ये सारा सब कुछ इसी कारण से क्या हो रहा है, एक्सेसिव ग्राउंड वाटर पंपिंग वगैरह हो गया, तो इसी कारण से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है. समझ में आया. ये आंसर्स जो मैं दे रहा हूं सिमिलर क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करना, शब्द घुमा हुआ मैं हिंट दे रहा हूं. कंसिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल. पीवाईक्यू चाहिए तुम्हें, ये लो. ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट है ये. ठीक है, कि कंसिक्वेंसेस जो है ये 2020 में ही आया, और आई गेस नहीं 2020 में, हाँ 2020 में नहीं आया, 2020 में तो एग्जाम ही नहीं हुए थे ना. कब नहीं हुए थे, 2020 में नहीं हुए थे, तो 22 में, 21 में नहीं हुए थे, कभी तो एक बार नहीं हुए थे, 2020 में तो हुए थे शायद. हाँ, तो कंसिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज. ये क्वेश्चन कहां से आया है, क्या लिखोगे, ये मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क. लो, पीवाईक्यू है ये. एरिया आइडेंटिफाई करो, कहां से आया, क्या लिखोगे, कमेंट सेक्शन में पॉइंटर्स बताना आप मुझे इसके. ठीक है, नेक्स्ट. इन इंडिया सम रीजन्स आर रिच इन सर्टन only type of resources but deficient in some other type of resources. Do you agree with this statement? Support your answer with any 3 examples. I guess ये तो सेम हो गया. ठीक है, डबल हो गया ये, हमने डिस्कस इसका आंसर भी कर लिया. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज क्रूशियल स्टेप फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल. अब सस्टेनेबल डेवलप, ये आगे जैसे 3 नंबर या 5 नंबर में. सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको 2 नंबर के हिसाब से पढ़ाया मैंने, डेफिनेशन बता दी. क्या लिखोगे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सूटेबल एग्जांपल से बताओ, तो आप बताएंगे कि जिस पेस पर हम वाटर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसी बेस पर अगर वाटर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते रहे तो वो बच नहीं पाएंगे. ऐसा समझ में आ रहा है. तो माता देखो तिलक लगाओ, वैसा सा केस रहेगा. अगले और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन, आउटलाइन द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ
इंडियाज लैंड यूज पैटर्न, ठीक है, इंडियाज लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया नहीं आएगा, इंडियाज लैंड यूज पैटर्न बस। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने बताया लैंड यूटिलाइजेशन इन जनरल जो है, तो मैंने बताया उसमें जो एक एक शब्द है, कल्चरलेबल वेस्टलैंड, फेलो लैंड, नेट सोन एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, अदर देन करेंट फेलो लैंड, तो वो तो सारे शब्द आपने पढ़ लिए। उसी के नीचे जो अगला पैराग्राफ है, लैंड यूज पैटर्न इंडिया में कैसा है, तो आप बताएंगे कि इंडिया में हाँ फॉरेस्ट एरिया इतना, इंडिया में जो है कह सकते हैं फॉरेस्टेड एरिया बड़ा भी है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जो इंडिया में बड़ा है, उसके बाद में क्या है कल्चरलेबल वेस्टलैंड वगैरह जो है कम हुई है। तो वो जो पार्ट है, ठीक है, वो जो पार्ट है वहां से कि इंडिया में किस तरह से लैंड यूज पैटर्न है बनेगा आंसर, ट्राई करना 3 नंबर में। फिर क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड, हाँ जी ये तो मैं भूल ही गया, ज्योग्राफी में क्लासिफिकेशन और डिफरेंशिएशन, ये तो फेवरेट पार्ट है, मतलब बहुत ऐसा बोलते हैं ना कि इट इज लाइक द डेजर्ट फॉर ज्योग्राफी, ठीक है, कि ये तो एसेंशियल हो गया उसका। तो एसेंशियल हो गया तो वहां पे क्या है कि इस तरह के जो डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस रहेंगे, तो यहाँ पे 2 सॉइल में डिफरेंशिएट करने को आ गया, ये भी पीवाईक्यू का पार्ट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ जाएगा आपका क्या कि रेड सॉइल और लेटराइट सॉइल जो है, तो 3 पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन देते हुए दोनों में डिफरेंशिएट करो। तो रेड सॉइल और येलो सॉइल जो है और लेटराइट सॉइल जो है, तो उनमें डिफरेंशिएट कैसे करोगे आप, बताना है फिर आपको कि ये अलग जगह पाई जाती है, ये अलग जगह पाई जाती है, एक तो लोकेशन लिख दिया, एक फॉर्मेशन लिख दिया, कुछ एक्स फैक्टर्स हो जैसे हाई टेम्परेचर वगैरह और हाई रेनफॉल के कारण लेटराइट सॉइल होती है, लीचिंग प्रोसेस होती है, रेड एंड येलो सॉइल में लीचिंग नहीं होती, ठीक है, बस कलर ही रेड और येलो रहता है। क्लियर हुआ वैसा। अब अगला स्टेटमेंट, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कुछ बच्चे पूछते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करें सर, बहुत दुख देते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो जिससे आ गया देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड, एक्सप्लेन द एसेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का एसेंस बता दो आप, तो बस इस स्टेटमेंट का एसेंस बता दो कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड, एक्सप्लेन द एसेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट का एसेंस अब शुरू करेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज सेड बाय महात्मा गांधी, ठीक है, और इस स्टेटमेंट के थ्रू वो क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो ग्रीडी सेल्फिश नेचर है ह्यूमन बीइंग का, उसके कारण इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। मतलब मैं आपको कहानी बता रहा हूं, आंसर आपको लिखना होंगे, ये वाले ये होमवर्क क्वेश्चन टाइप्स हैं आपके, तो इन्हें ट्राई करना, हैबिट ऐसे बिल्डअप होगी। क्लियर हुआ। चलिए, तो इसी नोट पर हम क्या करते हैं, कहानी को करते हैं समाप्त। आई टीच लाइव ऑन अनअकैडमी प्लस, अनअकैडमी प्लस पर लाइव क्लासेस होती हैं, तो इन क्लासेस, इन कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं बाय टेकिंग अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। रिमेंबर व्हेनेवर यू आर टेकिंग सब्सक्रिप्शन यूज द कोड DIGRAJ दिगराज, तब आप एनरोल कर पाएंगे। और एनरोल करने के साथ साथ में क्या है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा एट दैट टाइम व्हाट एवर इट इज प्रिवेलिंग राइट नाउ। जैसे अगर आप देखेंगे तो एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है, तो मान लो 9 से 11 तक में कोई भी बच्चा है, अगर वो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेता है तो ही और शी विल गेट द एक्सटेंशन ऑफ 3 मंथ्स एंड वेयर ही और शी कैन सेव अप टू 40%, ठीक है, 40% तक आप सेव कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। क्लियर हुआ। तो इसी नोट पर हम क्या कहेंगे, इसी नोट पर हम आपसे कहेंगे कि हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट सोसाइटी, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है उसका एग्जाम पैक उठाएंगे। मैं आशा करता हूं आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई है। इकोनॉमिक्स सिविक्स वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है, ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर्स कंप्लीटेड, हिस्ट्री के कुछ कंप्लीटेड, बाकी जो बचे हुए हैं वो भी सारे कंप्लीट हो जाएंगे। आपको बस क्या करना है, दिल लगाकर पढ़ाई करना है, बेहतरीन तरह से कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करना है। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।